आज हम लोग पढ़ेंगे अगला अध्याय। हम लोगों का अगला चैप्टर है विदेश नीति और कूटनीति। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं विदेश नीति का जो सामान्य अर्थ होता है हम अपने अन्य राष्ट्रों के साथ, यानी अन्य राष्ट्रों के साथ बनाए गए संबंधों को हम विदेश नीति के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, यानी अन्य राष्ट्रों से अपनी जरूरतों को हमको क्योंकि आज के समय में अंतरनिर्भरता का युग है। एक राष्ट्र अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगर एक राष्ट्र अगर अकेले चलने का प्रयास करता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में भले बढ़ जाए, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में वो अन्य राष्ट्रों से पीछे हो जाएगा, क्योंकि आज का युग जो है विज्ञान और तकनीकी का युग है। ठीक है, तो अन्य राष्ट्रों से संबंधों को रखना जो है एक प्रकार से पारस्परिक संबंधों के आधार पर अपना विकास करना, अपने मार्गों को यानी अपने जो है विकास के मार्ग पर अग्रसरित करना, अपने राष्ट्र को आगे करना। ये जरूरी है कि एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ ऐसे संबंध बनाए जिससे पारस्परिक उनके अंतर्गत निर्भरता बनी रहे, यानी एक दूसरे की जरूरत दोनों पूरा करते रहें। ठीक है, दोनों से होता रहे, क्योंकि आज के समय अंतरनिर्भरता का युग है। अकेला राष्ट्र संभव नहीं है कि वो संपूर्ण कार्य कर सके। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें विदेश नीति और कूटनीति, अर्थ एवं अवधारणा। सबसे पहले हम विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे, फिर कूटनीति के बारे में। एक प्रकार से देखा जाए सामान्य अर्थों में तो विदेश नीति वही है जिनके द्वारा हम अन्य राष्ट्रों से संबंधों को स्थापित करते हैं, और कूटनीति उसी का एक यथार्थ रूप है जिसमें अपने राष्ट्रीय हितों को वरीयता देते हुए, यानी अब इसमें आपको समझना, अपने राष्ट्रीय हितों को वरीयता देते हुए अपने लाभ की प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ यथार्थवादी नीतियों को ध्यान में रखकर जब कूटनीति जो प्रयोग किया जाता है, जिसे हम निहायत स्वार्थवादी नीति कह सकते हैं, तो उसे हम कूटनीति के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, वैसे भी कहा जाता है अगर उद्देश्य आपका शुद्ध हो तो उद्देश्य की प्राप्ति वाले साधन जो है अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, मन में किसी प्रकार का कपट नहीं है, आपकी भावनाएं साफ हैं, उज्जवल हैं, तो प्राप्त करने का साधन थोड़ा सा गड़बड़ भी है तो बुरा नहीं है। ठीक है, चलिए विदेश नीति, अर्थ एवं अवधारणा। विदेश नीति के अंतर्गत वे सभी कार्य एवं दृष्टिकोण सम्मिलित होते हैं जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के प्रति करता है। आधुनिक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अनेक प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन विदेश नीति के अंतर्गत केवल उन्हीं संबंधों की गणना होती है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ सरकारी स्तर पर स्थापित करती है, यानी गवर्नमेंट के माध्यम से राजनैतिक स्तर पर जो संबंध स्थापित होते हैं वही माने जाती है विदेश नीति। विदेश नीति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके कोई भी विदेश नीति नहीं बनाई जा सकती, यानी कौन चाहेगा कि हम दूसरे राष्ट्रों के साथ ऐसा व्यवहार रखें जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, कोई नहीं चाहेगा। अर्थात अपने लाभ के लिए ही अन्य राष्ट्रों से जो संबंध बनाए जाते हैं वही है विदेश नीति। विदेश नीति के माध्यम से ही राष्ट्र अपने अन्य राष्ट्रों के साथ हर प्रकार के संबंधों को संचालित करने का प्रयास करता है। विदेश नीति की अच्छाई इस बात में निहित होती है कि राष्ट्र समय के पहले किसी लड़ाई में ना उलझ जाए। जैसे मित्रों पहले होता था, जिसकी जब इच्छा होती थी आक्रमण कर देता था, बहुत होता था तो राष्ट्र अपने दूतों के माध्यम से संदेश भेज देता था। लेकिन आज के समय में जब एक राष्ट्र दो राष्ट्रों के हित आपस में टकराते हैं तो जहां तक संभव होता है, अगर एक राष्ट्र अगर युद्ध में अपने को कमजोर देखता है तो सीधी सी बात है, हितों का टकराव है तो युद्ध तो होना ही होना है। लेकिन एक राष्ट्र अगर देखता है कि अगर आज हम युद्ध लड़ते हैं तो हम पराजित होंगे, तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा समय भी उसको मिल जाता है, तो इसके द्वारा थोड़ा सा नुकसान उठाते हुए अपने जो है तैयारी का समय वो निकाल लेता है अपने विदेश नीति के माध्यम से कि थोड़ा रुकिए, ठीक है हम आपकी बात मानने वाले हैं, मान लेंगे। तो ऐसे में अपनी तैयारी करके वो अपने हितों को बाद में बचा सकता है, रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो समय के पहले वो लड़ाई में ना उलझ जाए, अर्थात तैयारी का उसको पूरा मौका मिल जाए। ठीक है, कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति के माध्यम से किसी भी युद्ध को अपनी लाभ और हानि के अनुसार रोक भी सकता है या अपनी अनुकूल परिस्थितियों तक टाल सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम कहते हैं परिभाषाएं। इसमें इसका जो अर्थ है वही है कि विदेश नीति के माध्यम से हमें, जैसे हम अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा नुकसान उठा लें, लड़ाई नहीं होगी। हाँ, अपनी स्थिति उस बीच में मजबूत करके उसके बाद चैलेंज कर दें, या हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं या अपने हितों का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे,
लेकिन विदेश नीति के माध्यम से आपको लड़ाई का या एक मान के चलिए तैयारी का मौका मिल जाएगा, जिसके कारण आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि एक राष्ट्र जो है हर समय तक अपनी विदेश नीति के अंतर्गत अपने राष्ट्र हितों को जो है नुकसान नहीं उठा सकता, राष्ट्र हितों का नुकसान नहीं उठा सकता। तो यही हो सकता है कि कुछ दिन तक राष्ट्र हितों का नुकसान उठाते हुए उसे अपनी स्थिति मजबूत करने का, अन्य राष्ट्रों से विकल्प ढूंढने का, शक्ति को बढ़ाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, चलिए परिभाषाएं इस प्रकार हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं, जिसमें जॉर्ज मोडेलस्की ने क्या कहा है, विदेश नीति उन क्रियाकलापों का समुच्चय है जो किसी समुदाय ने अन्य राज्यों का व्यवहार बदलने के लिए और अपने क्रियाकलापों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ समायोजित करने के लिए विकसित किया हो। नॉर्मन एल हिल ने क्या कहा है, मित्रों ये तो विद्वानों की परिभाषाएं हैं, आप लोग याद कर लेंगे तो इसको आप इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, नॉर्मन हिल ने कहा है, विदेश नीति दूसरे राष्ट्रों के सामने अपने हितों के संवर्धन के लिए किए जाने वाले एक राष्ट्र के प्रयासों का मूल तत्व है या सार है। ठीक है, चार्ल्स फ्लाइचर ने क्या कहा है, अपने व्यापक अर्थ में विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जो एक राज्य अपने बाह्य संबंधों को संचालित करने के लिए करता है। अब उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है, यानी उपरोक्त परिभाषा जो विद्वानों की परिभाषा है उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेश नीति राज्यों की गतिविधियों का एक व्यवस्थित रूप है जिनका विकास दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर राज्य द्वारा किया जाता है। दीर्घकालीन का मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो लंबे समय तक हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, लंबे समय तक हमारे हितों की प्राप्ति होती रहेगी, लंबे समय तक हम एक दूसरे के हितों की पूर्ति करते रहेंगे, अर्थात कुछ आयात हम करेंगे, कुछ निर्यात करेंगे। ठीक है, सुरक्षित रहेंगे, व्यापारिक संधि हो सकती है, सैनिक संधि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है विदेश नीति के अंतर्गत। ठीक है, जिसका और ये दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर जो राज्य अपना व्यवहार स्थापित करते हैं और जिसका उद्देश्य होता है कि दूसरे राज्यों के व्यवहार अथवा आचरण हितों के अनुरूप परिवर्तित, यानी अपने लाभ के अनुसार, अपने हितों की रक्षा के अनुसार दूसरे राज्यों के व्यवहार को परिवर्तित करना। यदि संभव ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्वयं अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना जिससे अन्य राज्यों के व्यवहार अथवा क्रियाकलापों के साथ तालमेल बैठ सके। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो है विदेश नीति तो ये हमारा समाप्त हो गया। विदेश नीति के कुछ निर्धारक तत्व हैं, यानी किन तत्वों को ध्यान में रखकर हम लोग जो विदेश नीति निर्धारित करते हैं उसके लिए उत्तरदायी हमारे राष्ट्र के कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे पहला नंबर है जनसंख्या। अपने नागरिकों की स्थिति एवं अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप आवश्यकता समझने पर अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करना। मित्रों, जनसंख्या को भी ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाई जाती है। भाई हमारे पास जनसंख्या अधिक है, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, हम पूरा कर रहे हैं तो ठीक है, कोई चीज़ कमी पड़ रही है तो पड़ोसियों से हम मंगा कर उसको पूरा कर सकते हैं। तो जनसंख्या भी एक तत्व के रूप में आता है। दूसरा है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब भूगोल, इसमें भौगोलिक बनावट भी आ जाती है, प्राकृतिक संपदाएं आ जाती हैं, सीमाएं आ जाती हैं, कई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे पड़ोसी हम नहीं बदल सकते, ये सत्य है, क्योंकि भूगोल को हम इधर से उधर नहीं कर सकते। भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं, पड़ोसी राष्ट्र से संबंधों के निर्माण में भूगोल का अत्यंत महत्व होता है। भूगोल के कई प्रकार होते हैं और स्थिति, आकार, सीमाएं आदि का विदेश नीति में सबका योगदान होता है। मित्रों, सत्य है, इस प्रकार हम देख सकते हैं। और स्थिति आकार का मतलब होता है कि आकार या तो छोटा हो सकता है या बड़ा राष्ट्र हो सकता है। अब स्थिति में हो सकता है या तो हमारी द्वीपीय हो सकती है जो चारों तरफ जल से घिरा हो, प्राय द्वीपीय हो सकती है जिसमें हमारी सीमाएं जलीय और थलीय दोनों हो, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सब के पास जलीय और थलीय दोनों सीमाएँ हैं। और ये जो हमने द्वीपीय हमने बताया, द्वीपीय का मतलब होता है द्वीप के आकार में जो चारों तरफ जल से घिरा हो, जैसे मालदीव को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जो समुद्र के बीच में एक टापू जैसा जो हो, मेडागास्कर को आप ले सकते हैं, मॉरिशस भी शायद उसी प्रकार है, हमें जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है, और एक राष्ट्र और होते हैं, अब स्थिति के आधार पर क्या बोलते हैं, द्वीपीय हो गया, प्रायद्वीपीय हो गया, भू अवेष्टित जो चारों तरफ थलीय सीमाओं से घिरा हुआ हो, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया हो। ठीक है,
नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और इधर जो है किर्गिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, ये सब क्या हैं? जिसके पास समुद्र ना हो, केवल थली सीमाएं हों, वो होते हैं भू-अविष्टित। ठीक है, आकार छोटा होगा या बड़ा होगा, आकार में अगर मान लीजिए छोटा राष्ट्र है, अगर टेक्नोलॉजी कमज़ोर है तो छोटा राष्ट्र कमज़ोर माना जाता है। सीमाएं जलीय हो सकती हैं, थलीय हो सकती हैं, थलीय में भी पर्वतीय हो सकती हैं सीम। तो यानी मान के चलिए कि जो भी हमारे भूगोल की बनावट है, सीमाएं हैं, आकार है और स्थिति है, सबका विदेश नीति पे प्रभाव पड़ता है, और उसी के अनुरूप हम अपने पड़ोसियों से संबंधों को स्थापित करते हैं, उसी तरह बनाते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम पहले कर चुके हैं। चलिए, प्राकृतिक संपदा, ये प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संपदा होती है, जिसके निर्यात से आर्थिक लाभ एवं आयात से राष्ट्र की जरूरतों को पूरा किया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि प्रकृति ने हमें क्या क्या चीज़ें दिया है और क्या क्या चीज़ें नहीं दिया है। जो चीज़ें ना दी हों, हम उनको जो है अपने पड़ोसी राष्ट्रों से या अन्य राष्ट्रों से हम उसको आयात करें, और जो हमारे पास भरपूर मात्रा में हो, इसका हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों में या अन्य राष्ट्रों को निर्यात करें, जहाँ से भी हमें अच्छी कीमत मिले। ठीक है, यानी एक से हम लाभ कमाते हैं और दूसरे से अपने नागरिकों की जरूरतें पूरा करते हैं। ठीक है, अगला है औद्योगिक क्षमता। उद्योगों हेतु कच्चे माल के आयात एवं निर्यात हेतु विदेश नीति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, ये बात सत्य है कि आज के औद्योगिक युग का जमाना है। ठीक है, राष्ट्र के लगभग औद्योगिकरण हो चुका है, और उद्योगों में कच्चे माल, उद्योगों का पूरा निर्भरता कच्चे माल के ऊपर होता है। बहुत से कच्चे माल हो सकते हैं हमारे यहाँ अफराद हो, बहुत से ना होते हों, तो सीधी सी बात है कि जो ना हो उसको हम बाहर से मंगाएं, और जो हमारे पास हो अन्य राष्ट्रों को हम सप्लाई करें। तो इसके द्वारा भी विदेश नीति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज के समय में कोई भी चीज़ मिलना और कोई भी चीज़ सप्लाई करना बगैर अच्छे व्यवहार के संभव नहीं है। तो जिसके द्वारा विदेश नीति के द्वारा ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। अगला है सैनिक शक्ति। सैन्य शक्ति का भी प्रभाव विदेश नीति पर पड़ता है। शक्ति युक्त विदेश नीति का प्रयोग करने से राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति में आसानी होती है। यहाँ पर विदेश नीति के निर्धारण में सैन्य शक्ति के प्रभाव कार्य करता है। ये बात सत्य है कि पड़ोसियों से अच्छा संबंध बनाए रखने में सैन्य शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, आज के समय में वही राष्ट्रों की इच्छा ज़्यादा पूर्ति होती है जो सैन्य शक्ति से मजबूत है, क्योंकि सैन्य शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा प्राचीन काल से लेकर आज तक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है, जरूरतों को पूरा करता रहा, यहाँ तक कि इच्छाओं को भी पूरा करता रहा है। ठीक है, इस प्रकार विदेश नीति के निर्धारण में सेनाओं का भी, यानी शक्ति हम जिसको कहते हैं ना, ताकत का भी विशेष महत्व होता है विदेश नीति के निर्धारण में। अगला है विचारधारा। विचारधारा का मतलब होता है विचारों, विश्वासों एवं रीति रिवाजों, परंपराओं का समुच्चय, यानी एक ऐसी सोच जो राष्ट्र की एक विचारधारा, यानी हर प्रकार के राष्ट्रों की एक अलग अलग विचारधारा होती है, अलग सोच होती है। जिस प्रकार हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, अलग विचारधारा होती है, उसी प्रकार राष्ट्र की भी एक अलग विचारधारा होती है। इस समय वर्तमान में देखें साम्यवादी विचारधारा है, कई विचारधाराएं कार्य कर रहे हैं, साम्यवादी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, पूंजीवादी। इधर शांति की विचारधारा जो भारत जैसे राष्ट्रों के पास है, शांति की विचारधारा, सत्य अहिंसा की विचारधारा। तो ये सब चीज़ें विचारधाराओं वाली बात है। तो विचारधाराओं के आधार पर भी जो है विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि अपनी अपनी विचारधारा, मिलती जुलती विचारधारा ही आप एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के नज़दीक लाती है। ठीक है, समान विचारधारा वाले राज्य स्वयं ही नज़दीक आ जाते हैं। विचारधारा की विदेश नीति राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर एकजुट हो तो प्रोत्साहित करती है। ये बात सत्य है कि जो दो राष्ट्रों की विचारधाराएं आपस में मेल नहीं खाती, उन दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती। मजबूरी में भले एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दोस्त बन जाएं, लेकिन वास्तव में दिली दोस्ती उनमें नहीं हो सकती। जैसे पूंजीवादी, साम्यवादी आप देख सकते हैं, दोनों एक गुट बनकर पूरा हमेशा शीत युद्ध को जन्म देते हुए पूरा हर काल तक विरोधी ही बने रहे। अगला है विश्व जनमत। वर्तमान समय में अपने हितों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विश्व जनमत को अपने पक्ष में करना आवश्यक होता है। अर्थात हम जो कार्य करें, संपूर्ण विश्व उसको जो है मान्यता दे, वही है विश्व जनमत। अर्थात हमारे कार्यों के प्रति संपूर्ण विश्व की सहमति मिलना ही विश्व जनमत है। ठीक है, और यह भी हम जानते हैं कि अगर हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो संपूर्ण विश्व की सहमति नहीं मिल सकती। अर्थात जब अच्छा कार्य करेंगे, तो इसलिए देखा जाए तो विदेश नीति के निर्धारण में विश्व जनमत का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि यही विश्व है जो राष्ट्र को अच्छा मानता है तो सभी अच्छे मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते। जैसे आज के समय में देखा जाए तो विश्व जनमत में
पाकिस्तान जो है कहीं भी जाता है तो फदा फंका की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि भारतीयों को फदा प्रेम, विश्वासी और फदा फरहानी दृष्टि से लोग देखते हैं। अगला है विश्व संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मानवतावादी संगठन की एक निश्चित विचारधारा है। शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, उसी के अनुरूप विश्व में समर्थन प्राप्त करने वाली विदेश नीति अपनाना, इसी के साथ अन्य संगठनों की विचारधारा के अनुरूप उनके साथ अपने संबंधों को निर्धारित करना। मित्रों, ये विश्व संगठन की विचारधारा है, यानी जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शांतिपूर्ण विचारधारा है, जो भी ये भी जो है एक प्रकार से विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी विश्व संगठन से भी अपने को जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि विश्व संगठन में जहां आज एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका उद्देश्य ही है आने वाली संततियों को बचाना। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इन संगठनों में जो शांतिवादी संगठन है, संपूर्ण विश्व को सुरक्षित रखने वाले जो संगठन है, उसको हम सपोर्ट करें। अगला है संबद्ध देशों की प्रतिक्रिया। पड़ोसी एवं अन्य देशों के स्वभाव एवं उनके राष्ट्रीय चरित्र के अनुरूप ही उनके साथ अपने संबंधों को निर्धारित करना चाहिए। भाई, जिस हमारे संबंध में जो अन्य राष्ट्र हैं, जैसा उनका स्वभाव है, उसी तरह हमको अपनी विदेश नीति अपनाना है। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं, उनके पास सावधान रहकर अपनी विदेश नीति को निर्धारित करना होगा। तो इनका भी जो है, जो चरित्र है, जो स्वभाव है, कैरेक्टर है, उसके भी जो है विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है, चाहे अपना हो चाहे अन्य राष्ट्रों का हो। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।